हेलो बच्चों, देखिए यूपी का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। तो 21 जून को हमारा एग्जामिनेशन है। ओके, तो इसके लिए जो है एमसीक्यूज की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, यूपी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देखियो, हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज जो होता है आपका मोनोसेकेराइड में आता है। जब कार्बोहाइड्रेट आप लोग पढ़ते हो, है ना, आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं, उसमें आपका ग्लूकोज होता है। एक टाइप का क्या होता है, हेक्सोज होता है। 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स को आपने अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम भी क्लासीफाई किया है ना। ट्रायोज 3 कार्बन वाले, टेट्रोज 4 वाले, पेंटोज 5 वाले और हेक्सोज 6 वाले। तो हेक्सोज में ना आपका जो है ग्लूकोज आता है, और वो भी एल्डो हेक्सोज में, है ना। क्योंकि आपने जब कार्बन एटम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा, तो एक तो आपके थे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप थे, उसको आपने एल्डोज कहा। एक कीटोन ग्रुप वालों को आपने कीटोज कहा। तो ग्लूकोज आपका एल्डो हेक्सोज में आता है बच्चों, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, अब किसी भी जगह से क्वेश्चन बन सकता है। हमने तो सारी बातें पढ़ ली ना, चलो भाई बहुत बढ़िया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा है ग्लूकोज का। अभी ऑप्शन देखो, C6H12O6, C6H2O6, C6H6O12 या C6H6O6। तो क्या होगा, C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला अगर आपसे बने क्वेश्चन में, तो आप क्या कहोगे, CnH2ON, है ना, या फिर आप CH2ON ऐसे भी बोल दो। एक ही बात है, देखो बच्चों कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है ना। या फिर देखो इसको एक और तरीके से लिखो, C, अब इस N को अंदर ले जाओ, CnH2NON। ठीक है, समझ आया, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरीके से हम इनको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है जैसे हमने अभी ग्लूकोज का देखा, C6 मतलब कार्बन 6 थे, तो N की जगह आपने 6 रखा। H2N मतलब कि H जो है डबल होगा, तो 12 कर दिया, O का फिर N कर दिया, जो 6 का कार्बन का था वो ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है, तो जनरल फॉर्मूला बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट का CnH2ON, इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, इस तरीके से भी, कैसे भी हमारे पेपर में हमसे पूछ सकते हैं। मोनोसैकेराइड का हमने देखा, जैसे कि आपका ग्लूकोज जो है, ठीक है, तो उसका C6H12O6। डाइसैकेराइड्स जो होंगे उनका C12H22O11, है ना। 2 मोनोसैकेराइड मिलके बनेंगे। अब 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, तो C12H22O11। तो आपसे कोई भी डाइसैकेराइड पूछ ले, जैसे कि मान लो जो आपसे पूछे लैक्टोज पूछ लिया, है ना, लैक्टोज का फॉर्मूला आपने बताना है, तो आप क्या कहोगे, भाई यही होगा C12H22O11। चाहे आपसे सुक्रोज का कह दे, चाहे माल्टोज का कह दे, 2 ही मोनोसैकेराइड से मिलके बन रहे हैं, है कि नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया है। और आपका पॉलीसैकेराइड जो होते हैं उनका फॉर्मूला C6H10O5 का N हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़े हैं। ठीक है, तो ये समझ आ चुका मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखो, मोलिकुलर ऑफ इरिथ्रोज कंटेन। देखो बच्चों, इरिथ्रोज जो होता है ना, मतलब इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो हमने जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम क्लासीफाई किया। ट्रायोज मतलब कि 3 कार्बन वाले, टेट्रोज 4 वाले, पेंटोज 5 वाले, हेक्सोज 6 वाले, है ना। तो इरिथ्रोज बच्चों 4 कार्बन वाले टेट्रोज में आता है। तो इसमें कितने 4 कार्बन एटम होते हैं। 3 वालों को आपने क्या कहा, ट्रायोज का। जैसे कि ट्रायोज का एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड जो आप पढ़ते हो ना, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप पढ़ते हो, उसमें DHB डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है ना, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है ना, नहीं ग्लिसरॉल्डिहाइड जो एक्चुअली होता है ना वो। ठीक है, तो वो 3 कार्बन वाले हैं। फिर तो ये 5 कार्बन वाले पेंटोज, जैसे कि हमने राइबोज शुगर पढ़ा था, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होती है ना, वो पेंटोज शुगर होती है, राइबोज। ठीक है, तो वो 5 कार्बन वाले हैं। तो इसमें इरिथ्रोज जो होता है ना बच्चों, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। और इरिथ्रोज कौन सा है, कीटोज है या एल्डोज है, ये भी पता होना चाहिए। दिस इज एल्डोज, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, मतलब कि 4 कार्बन वाला टेट्रोज मतलब कि एल्डो टेट्रोज हो गया। और पेंटोज में क्या, मतलब कि 4 कार्बन वाला, तो ये तो क्या हो गया, एल्डो टेट्रोज, है ना, एल्डो टेट्रोज हो गया। और कीटो टेट्रोज मतलब कि 4 कार्बन वाला कीटोन कंपाउंड इरिथ्रुलोज होता है। ये तो इरिथ्रोज है, वो हो जाएगा इरिथ्रू,
इरिथ्रोलोज, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है 1 क्लियर है, 4 कार्बन एटम। ओके, तो यहाँ से पढ़ लो, आपको इजी रहेगा। देखो है ना, देखो इसमें आपके ये इधर आएगा, ये एल्डोफोम है ना, ये है एल्डोफोम, ठीक है। थोड़ा सा ये एल्डोफोम है और ये कीटोफोम है, ठीक है, ठीक है। तो ये कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है? तो ट्रायोज मतलब कि जिसमें 3 कार्बन वाले ट्रायोज, 3 कार्बन वाले का एग्जाम्पल में ग्लिसरल्डिहाइड होगा। अगर एल्डोफोम है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और 3 कार्बन वाले का अगर कीटोन ग्रुप वाला कीटोज है तो वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक है। टेट्रोज 4 कार्बन वाले में इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज मैंने आपको बताया, है ना। एल्डोज वाले में इरिथ्रोज जो आपसे पूछा हुआ था, कीटोज वाले में इरिथ्रोलोज। पेंटोज 5 कार्बन वाले, राइबोज और जाइलोज, और राइब्यूलोज और जाइलोज आपका जो है कीटोन फॉर्म हो गई। हेक्सोज में ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज आ गया, और फ्रक्टोज जो है कीटो हेक्सोज में आता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट हमने तो सारा अच्छे से स्टडी किया है ना। नेक्स्ट देखो, विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वॉन्ड हीलिंग, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सा न्यूट्रिएंट है इसमें से जो जिसका रोल किस में है? फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन। तो कोलाजन में आपका विटामिन सी को मत भूलना बच्चों, विटामिन सी को ना एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, और आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। विटामिन सी का स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज शुगर होता है। सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फल में, ठीक है। तो सारी की सारी बातें विटामिन सी की समझ आ चुकी है हमें। तो फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वुंड हीलिंग, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, सारे के सारे रोल प्ले करेगा हमारा विटामिन सी। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखो, कंजक्टिवल जीरोसिस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो ये जो कंजक्टिवल जीरोसिस कराता है हमारा विटामिन ए, जिसकी डेफिशिएंसी से आप नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ते हो, है ना, जीरोफ्थैल्मिया, कंजक्टिवल जीरोसिस, ये सारे की सारी जो डेफिशिएंसी है ना विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विटामिन के जो है हमारा ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। तो 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, है ना। विटामिन के में हमने देखा था इसमें नेफ्थोक्विनोन रिंग होता है, नेफ्थोक्विनोन रिंग, है ना। K1 होता है विटामिन K1 फाइलोक्विनोन होता है, K2 मिनाक्विनोन, K3 होता है सिंथेटिक मिनाडियोन, ठीक है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा विटामिन है जो कोलोनिक बैक्टीरिया जो सिंथेसाइज करता है, वो विटामिन के ही होता है। ओके, विटामिन B12 का हमने पढ़ाया था, साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट प्रेजेंट है, कोरिन रिंग होती है B12 में, साइनोकोबालामीन कहते हो इसको। डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और सी के बारे में आपने पढ़ लिया। विटामिन ए जो है बीटा आयनोन रिंग होती है, रेटिनोल भी इसे कहते हो, है ना। नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड में इमिडाजोल रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट बताना है। इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड आपका नाम पता होना चाहिए, हिस्टिडीन होता है ना, हिस्टिडीन अमीनो एसिड, है ना। जो आप पढ़ते हो ना, आपका जो हिस्टामिन पढ़ते हो, है ना, मास्ट सेल बेसोफिल से हिस्टामिन रिलीज होता है, तो वो हिस्टामिन जो होता है ना आपका, वो इस हिस्टिडीन अमीनो एसिड से ही बनता है बच्चों, इसके डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है। इस तरीके से कोरिलेट करके याद करो, साथ में बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ में फार्माकोलॉजी, मतलब कि चीज़ों को इस तरीके से रिलेट करोगे ना, तो सारा का सारा पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है डीकार्बोक्सिलेशन होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड का, और आपका हिस्टामिन बनता है ना। चलो भाई ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है इमिडाजोल रिंग के लिए, है ना। तो हिस्टिडीन है, इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इसके लिए बच्चों हमारा पॉलीज टेस्ट होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, पॉलीज टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका। ओके, बाकी देख लो एक बारी
कौन से टेस्ट होते हैं किसके लिए, रिएक्शंस लिखी हुई है, और इधर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, स्पेसिफिक ग्रुप या अमीनो एसिड है ना। तो बायोरेट टेस्ट, बायोरेट रिएक्शन आपका 2 पेप्टाइड लिंकेज के लिए है, निनहाइड्रीन रिएक्शन अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए, ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड से जिसमें आपका फिनाइल एलिलिन टायरोसिन ट्रिप्टोफन आ जाएगा। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, इनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है। तो देखिए एक और क्वेश्चन होता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कैसे सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हो शिकमिक एसिड पाथवे है ना, शिकमिक एसिड पाथवे जो होता है ना आपका, उससे एरोमेटिक अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होते हैं। ओके, तो इनके लिए आपका ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट रिएक्शन है, मिलान रिएक्शन आपका फिनोलिक अमीनो एसिड जैसे टायरोसिन के लिए, होपकिन कोले रिएक्शंस इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड जिसमें आपका ट्रिप्टोफन आता है, नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन सल्फाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे आपका सिस्टीन के लिए हो गया, साकागुची रिएक्शन है ग्वानिडिनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड जिसमें आर्जिनिन आएगा, सल्फर टेस्ट है सल्फाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड जिसमें सिस्टीन आ जाएगा, पोलिस टेस्ट मैंने आपको बताया इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड जो कि आपका हिस्टिडिन है, फोलिन कोएक आल्ट्यू रिएक्शन आपका फिनोलिक अमीनो एसिड जिसमें टायरोसिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, अभी तो बताया एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है ना। तो नेक्स्ट इसमें ट्रिप्टोफन का लिखा हुआ है, इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन आता है ना, उसमें होपकिन कोले रिएक्शन हमने देखा। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय है ना। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है आपस में किससे जुड़ते हैं, देखो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है इनका मोनोमर यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड जो है बच्चों वो आपस में जुड़ेंगे और हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो कह रहे जो आप एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे जुड़ते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये पूछा आपसे ना। फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड, पेप्टाइड आयनिक कोवलेंट है ना, तो ये हमारा फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, हाँ तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड का हम देख लो भाई क्या लिख रखा है, आकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, ये तो पता ही है। कह रहे फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का फेस, फॉस्फेट ग्रुप रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। देखिए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बन रहा है बॉन्ड, तो एक न्यूक्लियोटाइड का तो क्या है फॉस्फेट ग्रुप कह रहे कि होगा, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है ना इसका आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। जो शुगर जो होता है ना, पेंटो शुगर हमने पढ़ा है हमारे न्यूक्लिक एसिड में होता है, तो शुगर का OH ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड का और एक का फॉस्फेट ग्रुप, इनके बीच में बनेगा आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना, ठीक है। रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, दिस रिएक्शन फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द शुगर मॉलिक्यूल एंड द टू न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर, द प्रोसेस रिपीट टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, इस तरीके से रिपीट होगा और आपका जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोसाइड इज ए कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोसाइड देखो बच्चों मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड में बताया था नाइट्रोजन बेस होता है प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है प्लस शुगर होता है ना, लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ना बच्चों, न्यूक्लियोसाइड इनमें देखो एक तो बेस तो होगा, नाइट्रोजन बेस तो होगा, प्यूरिन बेस या पिरिमिडिन बेस, साथ में ना न्यूक्लियोसाइड है ना तो इनमें शुगर होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, नाइट्रोजन बेस के साथ में शुगर होता है, फॉस्फेट नहीं होता न्यूक्लियोसाइड्स में। तो आप क्या कह सकते हो, आप न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड को में अगर आपने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है बच्चों, देखिए तीनों तो होते नहीं, वो तो न्यूक्लियोटाइड में होते हैं, नाइट्रोजन बेस अकेला भी नहीं होता, बेस के साथ में हाँ शुगर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी सिर्फ शुगर और फॉस्फेट नहीं हो सकता, नाइट्रोजन बेस तो होगा ही, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट देखो है ना, ये लिखा हुआ न्यूक्लियोसाइड इज द कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस कंबाइंड विद डीऑक्सीराइबोज और राइबोज एंड इज फाउंड स्पेशली इन डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट देखो अरेंज करना है आपने फैटी एसिड को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा अनसैचुरेशन का मतलब सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड सबसे पहले लिखो किस में है, उसके बाद सबसे ज़्यादा वाले जैसे कि अरेकिडोनिक एसिड होता है इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं तो वो लिखेंगे है ना, और सबसे कम वाला लिखो लास्ट में। तो देखो इनमें से ऑप्शन में वैसे अरेकिडोनिक एसिड तो है नहीं से काट दो, तो स्टीयरिक एसिड, देखो स्टीयरिक एसिड में तो अनसैचुरेशन ही नहीं है ना, तो सबसे लोवेस्ट में तो आपने स्टीयरिक एसिड ही लिखना है क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है ही नहीं, तो सबसे कम तो इसी में है, तो हाईएस्ट लोवेस्ट करना था, लास्ट में स्टीयरिक एसिड मतलब कि ऑप्शन पी आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करो, पूरा क्वेश्चन भी आपको इस टाइप से थोड़ा सा आपने समझना, देखिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा, लास्ट में पी आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन में पी है, देख लो अब एक ही ऑप्शन में पी दे रखा है,
अगर आपको ये पता था ना कि स्टेरिक एसिड जो है आपका सैचुरेटेड में आता है तो भी आपका आंसर निकल के आ रहा था। बाकी ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक में 2 होते हैं, लिनोलिनिक में 3 होता है, रेकिडोनिक एसिड में 4 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखो लिनोलिनिक आना चाहिए जो कि जो आर दे रखा है, उसके बाद आपका लिनोलिक ऐसा आएगा, फिर आपका क्यू और फिर आपका पी। मेरे हिसाब से आपको क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखो, मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, इनमें से लिपिड नहीं है। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स अलग है, लिपिड अलग है, तो नॉट लिपिड में तो ऑप्शन ए ही आ गया। बाकी ऑयल, वैक्सीज, फैट्स ये सारे लिपिड्स में आते हैं। नेक्स्ट देखो, विच द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट द प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में कौन सा गलत है बच्चों? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज अ कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम प्रोटीन्स। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ना टाइटली बाउंड होता है। बात सही लिखी हुई है बच्चों, आपने गलत बताना है। कह रहा है बाइंडिंग ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज टेम्परेरी, तो बाइंडिंग देखिए टेम्परेरी नहीं होती है ना, बहुत ही ये टाइटली बाउंड होता है। तो बच्चों ऑप्शन 2 तो करेक्ट गलत हो गया है ना, पहला वाला सही है, दूसरा वाला करेक्ट इनकरेक्ट है, मतलब आपसे इनकरेक्ट ही तो पूछा है, तो ओनली 2 वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर एट, देखिए एंजाइम्स की जो एक्टिविटी के लिए ना आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होती ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों पेरेंट्रली जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हम, तो उसके एडवांटेज क्या है? कह रहे स्लो एंड कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, तो स्लो नहीं होता भाई, पेरेंट्रल से दे रहे हो तो पेरेंट्रल स्लो थोड़ी ना होगा। कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेजिव, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एज टू सुटेबल फॉर ड्रग विद बिटर टेस्ट। तो मेजर एडवांटेज आपने बताना है, मेजर एडवांटेज क्या है ना। तो देखिए बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सुटेबल फॉर ड्रग विद बिटर टेस्ट, तो मेजर में हमारा हो जाएगा कि फर्स्ट पास जो होता है मेटाबॉलिज्म, इसमें बाईपास हो जाएगा। जैसे कि आपने ड्रग को दिया, मान लीजिए इंट्रावीनसली दिया, तो सारी सारी ड्रग ब्लड में चली जाती है, डायरेक्टली ब्लड में ही ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है ना, सबलिंगुअली देते हैं। तो मतलब कि इनका मेजर एडवांटेज क्या होता है हमारा बच्चों, कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है ना ड्रग का, जो आपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब माउथ से ड्रग ली है ना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग जाती है ना, तो ये तो ड्रग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले बच्चों यहाँ पर ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो वो आपका प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म उसे बोलते हो। ठीक है, तो ये जो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना, तो ये जो है आपका पेरेंट्रल रूट से अगर देते हो तो ये बाईपास हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश इंजेक्शंस आर गिवन इनटू सबएरेक्नोइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड, है ना, स्पाइनल कोड के सराउंड में जो सबएरेक्नोइड स्पेस, जो सबएरेक्नोइड स्पेस होता है उसमें कौन से इंजेक्शंस देते हैं? इंट्रासिस्टरल, इंट्राथीकल, तो ये इंट्राथीकल होते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर यूज इंटरमीडिएट सेटिंग। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर को याद रखो मेरे बच्चों, एस्मोलोल होता है। क्या होता है? एस्मोलोल इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। ओके, तो याद रखना है आपने, ऑप्शन नहीं हो जाएगा एस्मोलोल। बाकी लोल वाले तो आपको पता है सारे के सारे बीटा ब्लॉकर होते हैं। नेक्स्ट है फाइसोस्टिग्मीन इज एन एग्जाम्पल फॉर, फाइसोस्टिग्मीन किसका एग्जाम्पल है? एड्रेनर्जिक ड्रग नहीं आता, एंटीकोलिनर्जिक नहीं आता, ये कोलिनर्जिक में आता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग नहीं आता। एंटीकोलिनस्टेजेस में जब मैंने आपको एंटीकोलिनस्टेजेस पढ़ा है, रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल में बच्चों आपके कार्बोमेट्स आते हैं, है ना, और एक्रिडिन में टैक्रिन आता है। कार्बोमेट्स में मैंने आपको फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन, एट्रोफोरम, डोनिपिज, गैलेंटामाइन, रिवास्टिग्मीन ये सारे बताए थे कार्बोमेट्स में, रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्टेजेस में, है ना। फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन, एट्रोफोरम, डोनिपिज, गैलेंटामाइन, रिवास्टिग्मीन। ठीक है, तो ये क्या एंटीकोलिनस्टेजेस में आता है। इनको ना एंटीकोलिनस्टेजेस को ना इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हो, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोला जाता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन। देखो मैंने आपको बताया था ऑटोकोइड्स के बारे में कि भाई अमीन ऑटोकोइड्स में आपका हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है ना। उसके बाद आए थे हमारे कौन से? लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स, एलपी से याद हो आपको, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रांसपोर्टेड एक्टिवेटिंग फैक्टर। फिर आपके पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में हमने एंजियोटेंसिन पढ़ा था, और दूसरा
प्लाज्मा काइनिन पढ़ा था। प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडीकाइनिन और कैलेडिन आया था, अगर आपको याद है तो प्लाज्मा काइनिन ही आपसे पूछा है बच्चों, कौन सा प्लाज्मा काइनिन है, तो ब्रैडीकाइनिन आता है, कैलेडिन आता है। तो आंसर में मेरे बच्चों ऑप्शन ए होगा, कैलेडिन जो है प्लाज्मा काइनिन में आएगा। सीरोटोनिन, हिस्टामिन आपको पता है अमीनोटोकोइड्स में आते हैं। रैनिन तो मेरे बच्चों हमारा किडनी में जेजी सेल्स होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स किडनी की होती है, वहां से रैनिन रिलीज होता है। रैनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन से क्या बना रहा था हमारा, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है ना, ठीक है, वहां पढ़ते हो। तो ऑप्शन ए जो है सही है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखो मुझे तो फॉलोइंग है, प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव है तो साइटोकाइन, सीरोटोनिन, ब्रैडीकाइनिन, ग्लोबुलिन, तो सिंपल ब्रैडीकाइनिन आ जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुझे तो फॉलोइंग इज एक्ट एज म्यूकोलिटिक। तो मैंने आपको ड्रग फॉर कफ का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो उसमें म्यूकोलिटिक्स जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ना बच्चों, एक्सपेक्टोरेंट्स, उसमें ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं और दूसरा आपका म्यूकोलिटिक्स आते हैं। म्यूकोस को ब्रेक डाउन कराएंगे। म्यूकोलिटिक्स में मैंने आपको 4 ड्रग बताती हूँ, कौन कौन सी बताती हूँ, ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, है ना। ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। तो इसमें कौन सी दे रखी है आपको ऑप्शन में, गुइफेनासिन तो ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आता है, म्यूकोकाइनेटिक भी जिन्हें कहते हो। नोस्कैपिन बच्चों हमारा नॉन ओपियोइड एंटीटर्सिव्स में आया था। देखिए एंटीटर्सिव्स जो है ना उसमें ओपियोइड्स में कोडिन, फोलकोडिन आता है। नॉन ओपियोइड्स में मैंने आपको बताया नोस्कैपिन और डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, है ना, ये बताए थे, ठीक है। तो आपका म्यूकोलिटिक में ना ब्रोमहेक्सिन ऑप्शन डी आ जाएगा बच्चों। और एफेड्रिन जो एफेड्रा से मिलता है ना, ये ब्रोंकोडायलेटर, तो इसको भी अस्थमा में यूज किया जाता है। कैसा आता है, कौन सा एल्कलॉइड है जो अस्थमा में यूज करते हो, तो आपका एफेड्रिन ही होता है जो एफेड्रा से ऑब्टेन होता है, ठीक है। एफेड्रा जो आपका अमीनो अल्कलॉइड में आप पढ़ते हो फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ड्रग हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद द रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर। कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को रेज कराते हैं, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, एंटीटसिव ड्रग होती है। जो मैंने आपको एंटीटसिव ड्रग बताई थी ना, वो क्या करती है, कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को रेज कराती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ये ना ड्राई कफ में यूज किया जाता है इनको, है ना। कफ सेंटर सप्रेसेंट्स भी इनको बोलते हो, जैसे ओपियोइड्स में कोडिन, फोलकोडिन, नॉन ओपियोइड्स में मैंने आपको बताया नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, ये सब ड्रग हमने पढ़ी थी। तो ये एंटीटसिव्स ऑप्शन जो है ए 1 राइट हो जाएगा। बाकी एक्सपेक्टोरेंट्स को ना प्रोडक्टिव कफ में यूज कराते हो, प्रोडक्टिव कफ, ओके। नेक्स्ट है, विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराते हैं पेरिफेरल टिश्यू में, है ना। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कैसे काम करे, ये देखो इंसुलिन को सिक्रेट नहीं करा रही, पेनक्रियाज से इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करा रही है, क्या करा रही है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करा रही है बच्चों। तो मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स में आती है, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आते हैं। ग्लिपिजाइड आपकी जो सल्फोनाइल यूरियाज में पढ़ते हो ना, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन जो आपके सल्फोनाइल यूरियाज में ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लेबरक्लेमाइड, ये सब आते हैं। एक्जिनाटाइड भी इसी में आता है आपका, ठीक है। तो आपका जो है आंसर इसमें हो गया मेटफॉर्मिन, जो बाइगोनाइड्स में आता है। तो ये कहता है इंक्रीज कराता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी पेरिफेरल टिश्यू में, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज आता है। ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज आएगा, रैपाग्लिनाइड नहीं आएगा। दिस इज मैग्लिटिनाइड, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव रैपाग्लिनाइड और नैटेग्लिनाइड होता है, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट देखो, मुझे तो फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू लोअर ब्लड प्रेशर, को कम कराते हैं, बीपी को कम कराते हैं एंड रिलैक्स कराते हैं ब्लड वेसल्स को, है ना। कौन सी ड्रग होगी बीपी को कम कराएंगी, एंटीबायोटिक कराएंगी, नहीं कराएंगी। एंटीपायरेटिक तो भाई हमारा फीवर वगैरह रिड्यूस करा देंगे, एनाल्जेसिक्स पेन को कम कराएंगी। एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन मतलब बीपी ज्यादा होना, उसको एंटी हाइपरटेंसिव जो बढ़ा हुआ बीपी है उसको कम करा रही है ना। तो ये हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय प्रिल वाले क्या बताए थे बच्चों, एस इनहिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में
में प्रिल वाली ड्रग आती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हम एस इनिबिटर्स पढ़ते हैं। तो भाई कैप्टोप्रिल क्या करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट कराएगा। देखो बच्चों, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन से हमारा एंजियोटेंसिन 1 बना, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 2 बच्चों जाके क्या कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट, ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, बीपी बढ़ाएगा, है ना। तो आपने क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में क्या करोगे आप ना, ऐसा करोगे कि भाई ये ना करे काम, एंजियोटेंसिन 2 है भाई, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ना करे, तो या तो इस स्टेप पे इसको ब्लॉक कर दो या फिर इस स्टेप पे इसको ब्लॉक कर दो। यहाँ पर हमारा रैनिन एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बना रहा है, यहाँ पर रैनिन होता है, यहाँ पर एस एंजाइम होता है। तो या तो डायरेक्ट रैनिन के इनिबिटर दे दो जिसमें किरेन वाली ड्रग है, एलिस किरेन, है ना, या तो ये दे दो, तो ये 1 ही नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 ही नहीं बनेगा, तो 2 का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। या फिर आप इसको मत बनने दो, इसको इनिबिट कर दो, एस एंजाइम को इनिबिट कर दो, एस इनिबिटर दो प्रिल वाले, कैप्टोप्रिल जैसे हुआ, ठीक है। या फिर आप क्या करो, एंजियोटेंसिन 2 बन भी गया ना तो उसको रिसेप्टर पे मत जाने दो, कि भाई वहाँ पर जाके जो रिसेप्टर पे ये काम ही ना कर पाए, तो ठीक है। तो इसके वो करने हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर सार्टन्स वाली ड्रग देते हैं, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो प्रिल वाले बच्चों हमारे एस इनिबिटर्स होते हैं ना, तो ये क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनने देंगे। तो अब देखो ऑप्शन, इनिबिट द रैनिन के रिलीज को इनिबिट नहीं कराते, इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2, हाँ 1 से 2 का कन्वर्जन इनिबिट करा, तो ऑप्शन बी सही है। बाकी कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 से 1 का कन्वर्जन तो नहीं कराएंगे, बाकी इनिबिट कन्वर्जन एंजियोटेंसिनोजन से है, एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन इनिबिट कराएंगे। तो इसमें तो आपके डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर आते, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, क्या हो गया, ऑप्शन बी। समझ आया, मेरे हिसाब से समझ आ चुका। नेक्स्ट देखो, पार्किंसोनिज्म इज ए कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर्स, बोथ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड, कार्बिडोपा इज यूज्ड बिकॉज, ठीक है। कार्बिडोपा क्या होता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। देखो पार्किंसंस डिजीज में लीवोडोपा जो है डोपामिन का प्रिकर्सर होता है। डोपामिन बच्चों ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता, इसीलिए क्या करते हो, डोपामिन के प्रिकर्सर देते हो, डोपामिन फैसिलिटेटर देते हो, माओबी इनिबिटर देते हो, है ना, इस टाइप की ड्रग देते हैं पार्किंसंस डिजीज में। तो डोपामिन जाके ये ना जाएगा ब्रेन में, जाके इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा और ये डोपामिन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर पेरिफेरी में ही डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, डोपामिन में कन्वर्ट हो गया लीवोडोपा, तो क्योंकि डोपामिन तो ब्लड ट्रिपल बी को क्रॉस करना ही नहीं है, तो कुछ काम का ही नहीं है, इसीलिए लीवोडोपा के साथ में देते हैं कार्बिडोपा, जो क्या पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है। पेरिफेरी में लीवोडोपा के डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट कराएगी ये ड्रग, साथ में देते हो कॉम्बिनेशन को कैरल डोपा बोलते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कार्बिडोपा क्यों यूज कर रहे हो, आप ऑप्शन पढ़ो। देखो माओ बी को इनिबिट तो नहीं करा रहा, इट क्रॉस ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करता। कार्बिडोपा जो है ब्रेन में जाके, अगर ये ब्रेन में जाएगा तो वहां पर भी ये इनिबिट करा देगा, फिर तो कुछ काम का नहीं है, तो ये ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, इट इनिबिट एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, है ना, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में बच्चों कार्बामाजिपिन देंगे, कार्बामाजिपिन ड्रग दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कार्बामाजिपिन, है ना। तो आपके एंटी एपिलेप्टिक के क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हो इसे कार्बामाजिपिन को, है ना। ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी पिरिमिडोन, पिरिमिडोन दिस इज डीऑक्सी बार्बिचुरेट। तो ये जो है मेटाबॉलिज्म होता है, ये बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स द लेवल ऑफ विच ब्लड कंपोनेंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में ना देखो आपका ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम, हार्मोन ये सब नहीं आएगा, हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कोलेस्ट्रॉल। बच्चों बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा एलडीएल होता है, और अगर आपसे कहे गुड कोलेस्ट्रॉल तो क्या कहोगे, एचडीएल होता है ना। बैड कोलेस्ट्रॉल इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड द गुड कोलेस्ट्रॉल इज एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव विच आर द ड्रग दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स एंड यूज इन कॉन्स्टिपेशन। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है लैक्सेटिव कौन सा नहीं है, बाकी आगे तो आपको ये बता रखा है लैक्सेटिव्स क्या होती है। लैक्सेटिव्स आर द ड्रग दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स एंड यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है।
इसमें बताना कौन सा लैक्सेटिव्स नहीं है। लोपिरामाइड लैक्सेटिव में नहीं आता, ये एंटी मोटिलिटी ड्रग में आती है ना लोपिरामाइड, तो आंसर तो ऑप्शन 1 हो गया। बाकी डोक्यूसेड्स है ना, लैक्टुलोज, ये सब आपके लैक्सेटिव्स में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को रिड्यूस कराती है ड्रग। क्लैरिथ्रोमाइसिन आपका जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, 7.5 to 8% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको क्या बोलते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो, है ना, याद है कि नहीं है, बिल्कुल याद है। सिमेट्रिडिन सुक्राल फेट, तो कह रहा है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को रिड्यूस कराएगा हमारा सिमेट्रिडिन जो एस्टर रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, H2 हिस्टामिन के एस्टर रिसेप्टर को ब्लॉक करा देता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। सिमेट्रिडिन के बारे में हमने पढ़ा था, इमिडाजोल रिंग होता है इसमें, है ना, और एंजाइम इनिबिटर होता है, जाइनेकोमास्टिया करा देता है, H2 ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक दैट इनिबिट सेलवोल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट, सेलवोल पैक्ट करती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स होती है आपकी, वैनकोमाइसिन होती है, बेसिट्रासिन होती है, साइक्लोसिरिन होती है, ये सारी सेलवोल पैक्ट करती है। एक्सेप्ट पूछा, इसके अलावा देखो कौन सी दे रखी है, सिफ्रोक्सिमिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन मैंने बताया, इसमें बंजाइल पेनिसिलिन आपकी पेनिसिलिन है, तो सारे सेलवोल पैक्ट करेंगे एक्सेप्ट इरिथ्रोमाइसिन जो आपकी किस में आती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन, तो बताया पेनिसिलिन क्या कहते हैं, सेलवोल पैक्ट करेगी, है ना, सेलवोल के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन नहीं है, ओवरडोज होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है, सिनर्जिस्टिक ड्रग होती है, इसमें डिकम्पोजिशन थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में नहीं आएगा, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये सब आता है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में। जैसे अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू, ट्रॉय सिस्टम के अकॉर्डिंग एक स्क्रैपल में कितना ग्रेन होता है ना, तो ये ऑप्शन देख लो, 7000, 20, 480 या 60, तो ट्रॉय सिस्टम होता है उसमें एक स्क्रैपल बच्चों उसमें 20 ग्रेन होता है, और एक बार पूछा था हाफ स्क्रैपल में कितना होगा, तो 10 ग्रेन हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी 20 ग्रेन। तो ट्रॉय सिस्टम ना, एपोथिकैरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम बोलते हो, किसको बोलते हैं, एपोथिकैरी सिस्टम को। तो एक स्क्रैपल में 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स होते हैं, एक आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। जैसे इन डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पून फुल में बच्चों 4 ml या 5 ml, जो भी ऑप्शन में दिया हो, तो आपको 5 ml दे रखा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 टीस्पून फुल में 4 ml होता है या 5 ml, 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml होता है, और 1 टेबल स्पून फुल में आपका 15 ml होता है, और 1 फ्लूइड आउंस में बच्चों आपका 30 ml, मतलब कि 2 टेबल स्पून फुल भी बोल सकते हो, है ना। तो यही लिखा हुआ है, टी स्पून फुल में 4 ml, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, टेबल स्पून फुल में 15 ml, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल की बात करोगे 60 ml होगा, 1 टी कप फुल की बात करोगे तो 120 ml, 1 टम्बलर फुल में आपका 240 ml। मतलब फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज 2, है ना, तो कैप्सूल के नंबर आप पढ़ते हो 000, 0001, फिर 2, 3, 4, 5, है ना। 2 नंबर की कैप्सूल की फिलिंग कैपेसिटी आपसे पूछी है, और कैपेसिटी आपसे ml में पूछी है, देख लो 0.40, 0.75, 0.55 या फिर 1.37। 1.37 बच्चे सबसे ज़्यादा 000 वाले की 1.37 ml होती है, कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना लार्जेस्ट साइज़ की, तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा 0.40 ml। जैसे व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म साइबोज, बच्चों साइबोज का मतलब आपने बताना है, तो साइबोज का मतलब होता है फूड या मील, जैसे कि आप पढ़ते हो पोस्ट साइबोज, इंटर साइबोज, एंटी साइबोज, एंटी मतलब बिफोर, है ना, एंटी साइबोज बिफोर मील, पोस्ट साइबोज आफ्टर मील, इंटर साइबोज बिटवीन मील, है ना। तो मील होगा या फूड होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा फूड। पोल्टाइस, कैटाप्लाज्मा जो होता है, कैटाप्लाज्मा को पोल्टाइस बोलते हो। पाउडर होता है आपका चरटा या पल्विस, है ना। और देखो इसमें लिख रखा है ये फूड वाली टर्म जो है, तो पोस्ट साइबोज आफ्टर मील या आफ्टर फूड, इंटर साइबोज बिटवीन मील, एंटी साइबोज बिफोर मील, कैपियंडस होता है टू बी टेकन, है ना, और पल्विस या चरटा भी होता है पाउडर। कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन पाउडर्स की स्टरलाइजेशन के लिए, पाउडर्स की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं बच्चों, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, है ना, और मेटालिक वेयर्स के लिए, है ना, और इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड यूज्ड एज व्हीकल, इन सब के लिए हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होता है, जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है। मोइस्चर स्टरलाइजेशन जिसमें ऑटोक्लेव यूज होता है, ये आपका सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज करोगे, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं, है ना।
तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन HS ओरा सोमनी का मतलब होता है एट बेड टाइम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग, तो ये हो जाएगा ऑरेंज पील इफेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है डैश इनर्ट सब्सटेंस एडेड अलॉन्ग विद मेडिकामेंट टू प्रिपेयर ग्रैन्युल्स को बनाने के लिए इनर्ट सब्सटेंस को ऐड करते हो मेडिकामेंट्स के साथ में, उन्हें क्या कहोगे? कोटिंग मटेरियल, स्वीटनिंग एजेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं या एक्सीपिएंट्स होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैप्सूल्स। देखिए कैप्सूल्स आपने पढ़ा है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ एज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। बच्चों ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है? बैंडिक टेस्ट जो होता है हमारा जो है बैंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट जब पढ़ते हो तो सबसे पहले तो मोलिस टेस्ट आता है आपका, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं उसके लिए मोलिस टेस्ट करते हैं। उसके बाद आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए बैंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट आता है। बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी हैगर्स रिएजेंट टेस्ट, बच्चों हैगर्स टेस्ट जनरल टेस्ट पढ़ते हो एल्कलॉइड्स के, उसमें आपका ड्रैगनड्रोफ, वैगनार, हैगर और मेयर्स टेस्ट आता है ना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। जैसे बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेठी, मुलेठी होता है लिकोरिस, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में पढ़ते हो लिकोरिस, ग्लिसराइजा बीसो बोलते हो, सोर्स क्या ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, फैमिली क्या लेग्यूमिनोसी है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट आपका सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स वाली ड्रग आपको दे रखी है, ऑप्शन बी अलो दे रखी है। सना में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, अलो में देखिए एंथ्राक्विनोन वो आपके सी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, जिसके लिए मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। विनका बच्चों हमारे इंडोर एल्कलॉइड्स में आती है। जैसे प्राइमरोज लीव्स अडल्ट्रेंट किसका? हायोसाइमस विनका, नीम डिजिटालिस जो हमारा कार्डिग्लाइकोसाइड्स में आता है, डिजिटालिस परप्यूरा, स्क्रोफुलेरेसी फैमिली है ना। फोक्स ग्लोव, डिजिटालिस का सिनोनिम क्या? फोक्स ग्लोव लीव्स होता है। तो इसका अडल्ट्रेंट में प्राइमरोज लीव्स आता है, कॉम्फ्राई लीव्स आता है। देखो ऑप्शन तो डी हो गया। अडल्ट्रेंट में देखो वर्बेस्कम थाप्सिस आता है ना, प्राइमरोज लीव्स और कॉम्फ्राई लीव्स आता है। प्राइमरोज लीव्स का सोर्स है प्राइमुला वल्गैरिस और कॉम्फ्राई लीव्स है सिम्फाइटम ऑफिसिनेल। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में मेरे बच्चों क्या क्या पढ़ते हैं हम? ऑक्सिन आता है, जिबरलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है ना, ये तो ग्रोथ को प्रोमोट कराते हैं। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं, याद रखना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में एनाबेसिन तो बच्चों आपका टोबैको में प्रेजेंट है। एनाबेसिन का है हमारा टोबैको जो होता है ना उसमें निकोटिन होता है, एनाबेसिन भी होता है ना। एनाबेसिन जो होता है ना लाइसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है, लाइसिन से लोबेलिया जो लाइसिन अमीनो एसिड होता है ना, लोबेलिया जो लोबेलिन होता है ना, लोबेलिया का लोबेलिन भी डिराइव होता है और हमारा एनाबेसिन भी, याद रखना। जिबरलिन आपका जो है आंसर हो जाएगा, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जिबरलिन दिया है, खैलिन दिया है, बाकी जैंटिसिन दिया है, तो आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, टोबैको में पायरिडिन पिपरिडिन टाइप के एल्कलॉइड होता है, निकोटिन होता है, एनाबेसिन ये सब टोबैको में प्रेजेंट होते हैं, नोर निकोटिन भी होता है, खैलिन विस्नागा में होता है। नेक्स्ट है नेचुरल एल्कलॉइड। गाउट के लिए बच्चों कॉल्चिसिन याद है, बिल्कुल याद है, कॉल्चिसिन हो जाएगा। जो हमारा एमिनो एल्कलॉइड कॉल्चिसिन में कॉल्चिकम ओटियम ने लिलियसी फैमिली होती है, इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट है, जो क्या है गाउट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक्यूट गाउट के लिए एक्चुअली इसको यूज़ करते हैं। क्रोनिक गाउट के लिए तो हमारा आता है क्या एलोप्यूरिनोल, है ना। जैंथिन ऑक्सीडेज की जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देगा, यूरिक एसिड की सिंथेसिस को ही इनिबिट करा देता है हमारा एलोप्यूरिनोल। तो ठीक है, रिजर्पिन आपका रोवोल्फिया में प्रेजेंट है बच्चों, याद रखना रोवोल्फिया में रिजर्पिन है। जो रिजर्पिन क्या होता है? एंटी हाइपरटेंसिव होता है। एमिटिन आईपीकैक का एमिटिन जो एमएसएस कराने के लिए यूज होता है, आईपीकैक सिरप है ना। सिनकोनिन सिनकोना में क्विनोलिन अल्कलॉइड। जैसे मिर कंटेंट देखो मिर जो है गूगल मिर एसाफोइटिडा ओलियो गम रेजिन्स में आते हैं। मिर का सोर्स है कॉमिफोरा मोलमोल बर्सिरेसी फैमिली होती है ना। तो मिर कंटेन तो इसमें गम्स, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, गम प्रेजेंट है, ओलियो गम रेजिन्स। ओके नेक्स्ट है सेना की फैमिली सिंपल है, तो सेना इंडियन सेना और अलेक्जेंडर सेना। इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंडर सेना केशिया एक्यूटिफोलिया। सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी जो आपके लिकोरिस की भी होती है, ट्रेगाकैंथ की भी होती है, तो लिकोरिस मतलब कि लेग्यूमिनोसी ऑप्शन ए में दिया। बर्सिरेसी मैंने आपको मिर की बताई, गूगल की भी बर्सिरेसी होती है, कॉम्फोला वाइटी होता है, कॉम्फोला मुकुल भी होता है, बर्सिरेसी फैमिली। तो रैमनेसी उसकी होती है ना कैस्कैरा की, रैमनस पर्शियाना रैमनेसी फैमिली कैस्कैरा की, जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ती हो।
स्क्रोफुलेरिस आपके डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की होती है ना, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस की होती है स्क्रोफुलेरिस, ओके। न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज, तो बेरीज में बच्चों इलाजिक एसिड होता है, ऑप्शन सी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वैलिरानोन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, तो किसमें प्रेजेंट है, जटमनसी, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट, तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आपका 1985 का, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, कंसल्टेटिव जो कमेटी होती है ना, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, शैल नॉट एक्सीड डैश मेंबर, तो याद रखना बच्चों इसमें 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऑप्शन 4 हो जाएगा 20, ओके। जैसा क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, तो ये आता है आप किस में, आपका प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आएगा, आंसर इज ऑप्शन ए। जैसा अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग, बच्चों मिस ब्रांडेड ड्रग के डेफिनेशन में कौन सा नहीं आएगा, मिस ब्रांडेड, देखो इमिटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर या अनदर ड्रग और रिजेंबल अनदर ड्रग, तो ये तो इमिटेशन ऐसे सारा ही में आ गया, सब्स्टिट्यूट, इमिटेशन, रिजेंबल ड्रग, तो स्पूरियस की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन 1 तो स्पूरियस हो गया, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, मिस ब्रांडेड में नहीं आता, तो आता तो ऑप्शन ए ही नहीं, आंसर तो ऑप्शन ए निकल के आ गया हमारा, है ना। अभी पढ़ो, if label contain anything accompanying the drug bear false statement design or device which make false claim, false और misleading statement मैंने बताया misbranded में। if so colored coated, तो ये जो कलर है, if it contain color which is not prescribed, if it is not prescribed in the labeled in the prescribed manner, सब किसके बारे में भाई, misbranded के बारे में है ना। तो सारा तो मिसब्रांडेड का दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन 1 को छोड़ के वो किसका, स्पूरियस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो जीएमपी के लिए मेरे बच्चों हम शेड्यूल एम पढ़ते हैं, और अगर जीएमपी की बात करेंगे किसके लिए, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की जीएमपी की बात होगी, शेड्यूल टी को मत भूलना। जी में आती है मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग, जैसे कि आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हो गए, है ना, जैसे पूछ लेंगे भाई मेटाफॉर्मिन किस में आता है ना, तो ये आपके जो है एंटी कैंसर ड्रग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल जी में आपके मेडिकल सुपरविजन में जो ड्रग देनी होती है वो आती है। पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, है ना। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग शेड्यूल, है ना। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, शेड्यूल एन की बात हो रही है, किसकी बात, शेड्यूल एन। सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आता है। डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। पी का आपको पता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए मैंने आपको शेड्यूल एच बता रखा है, तो आंसर तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, शेड्यूल एच। एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग आती है। जी में मैंने बताया मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए। सी आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है एल्कोहलिक preparations कैन बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है, केम इनटू फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1955, याद है ना। कह रहे पेनल्टी फॉर हुएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ना। तो इसके लिए पेनल्टी क्या है, देखो अगर फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो इम्प्रिजनमेंट 6 month का होता है या फिर फाइन, दोनों बिल्कुल सही लिखा हुआ फर्स्ट वाला। तो फिर कह रहा सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर होगा तो इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year, देखो दोनों बातें सही है, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पीसीआई, देखो पीसीआई के मेंबर के ऊपर क्वेश्चन है, इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है पीसीआई के। कह रहा 6 मेंबर को इलेक्ट करेगा यूजीसी, बिल्कुल से लिखा हुआ है। 6 मेंबर तो यूजीसी इलेक्ट करती है। कह रहा 1 member इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये भी सही लिखा हुआ है। 1 member इलेक्टेड बाय एमसीए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आता है एक मेंबर, ये भी सही है। देखो सारी बातें सही है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, तीनों बातें सही लिखी हुई है, ओके। तो पीसीआई के मेंबर देख लो, इलेक्टेड मेंबर में 6 मेंबर तो है, उनमें से 4 तो आपका 6 टीचर्स होंगे, एटलीस्ट 4 सिलेक्टेड बाय यूजीसी, एक मेंबर है इलेक्ट हो जाएगा एमसीआई से, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर में 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी और एआईसीटी का, एक मेंबर होता है फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स 3 याद रखते हो, तीनों के नाम याद होने चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डीजीएचएस होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये आपके एक्स ऑफिशियल मेंबर है पीसीआई के। नेक्स्ट देखो सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इज स्पेसिफिकली अबाउट, है ना। तो ऑप्शंस देखो एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन, तो देखो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको यहीं पे मिल सकते हैं, जहाँ पर मैं ना आपको ऑप्शंस में आंसर भी लिख देती हूँ ना। देखो एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन का सेक्शन 6 लिख दिया, एंटी माइग्रेन सेक्शन 7 में आ गया, एंटी न्यूप्लासिस सेक्शन 8 में आ गया, बचा क्या,
आंसर लिख दिया मैंने, तो ऑप्शन सी एंटी पार्किंसंस मेडिसिन आते हैं सेक्शन 9 में। ओके, नेक्स्ट है, एंड एल्वियोली इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो एल्वियोली जो होती है लंग्स, अच्छा हाँ, लंग्स की फंक्शनल यूनिट को एल्वियोली कहते हैं। मेन जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना बच्चों, मेन जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है लंग्स में वो एल्वियोली में ही होता है। ओके, नेक्स्ट है, हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, तो हार्ट की जो मेम्ब्रेन को क्या कहोगे, एपिडर्मिस कहोगे, स्किन की होती है वो तो डर्मिस में, स्किन की एपिकार्डियम है पेरिकार्डियम, तो हार्ट की जो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन तो वो है पेरिकार्डियम, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिग्लूटिनेशन, डिग्लूटेशन का मतलब होता है निगलना, मतलब कि स्वेलोइंग है ना, फूड को च्यू करने के बाद स्वेलो करते हो ना, उस स्वेलोइंग को ही डिग्लूटेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ किडनी, बच्चों किडनी की फंक्शन यूनिट, तो एल्वियोली तो आपने लंग्स की बता दी है ना, ब्रोंकस, नेफ्रॉन या पेल्विक, तो नेफ्रॉन ना किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग, जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान, एंड मिल्क को इजेक्ट कराता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ना, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, ये आपका ऑक्सीटोसिन होता है ना, मिल्क को इजेक्ट कराने का काम कर रहा है। तो बच्चों मिल्क सिक्रेशन का काम तो जो है वो तो प्रोलैक्टिन का होता है, लेकिन मिल्क को इजेक्ट कराता है ना ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, वहां पर आपका ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, देखो ब्रेन स्टेम में सैरिब्रम सैरिबेलम तो आता ही नहीं, तो मेडुला ओब्लोंगेटा पोन्स ये सब आते हैं ना, तो इन्फीरियर पार्ट हमारा मेडुला हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, देखो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर करा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को। नेक्स्ट है, फ्लैट विच इज फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, ट्रांजिशनल या कोल्यूमनार, तो ये स्क्वैमस होता है ना वो फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें फ्लैट सेल्स होती हैं। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो लिम्फेटिक सिस्टम में देखो ब्लड तो नहीं आता, ऑप्शन तो एक्सेप्ट में ऑप्शन ए हो गया, ए हो गया, बाकी लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ आपका लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड पीएच 7.35 से 7.45, याद रखना है आपने, ऑप्शन बी। जैसे विच वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड वाज डेवलप्ड बाय कार्लमेट एंड ग्वारिन, बीसीजी बैसिलस ऑफ कार्लमेट एंड ग्वारिन है ना 1906 में, तो बीसीजी वैक्सीन है, बिल्कुल सिंपल। पर्टूसिस ये भी बैक्टीरियल वैक्सीन है, किल्ड में आती है। पीपीसी प्लेग, पर्टूसिस कोलेरा है ना। बीसीजी लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। कोलेरा और प्लेग ये भी किल्ड वैक्सीन है, बैक्टीरियल में आती है। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन, तो पेंटावेलेंट में डीपीटी तो आएगी है ना, डीपीटी सब में है। हिपेटाइटिस का सी और ए नहीं आता, हिपेटाइटिस का बी आता है, और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ऑप्शन ए हो जाएगा। डीपीटी हिपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, तो स्मॉल पॉक्स तो आपका जो है कौन सा टाइप का वैक्सीन है, बैक्टीरियल है, टॉक्सोइड है, एंटीसीरम है या वायरल है, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आपकी वायरल वैक्सीन होती है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन में आती है स्मॉल पॉक्स। कॉम्बिनेशन ट्रिपल एंटीजन, तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस हो जाएगा है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डीपीटी इज इम्यूनाइजिंग एजेंट कंसर्न विद, तो ये डिप्थीरिया है ना, पर्टूसिस और टिटेनस। नेक्स्ट है मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो ये होता है इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, का आइडल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रेलिवेंट होता है, रिसाइलेंट नहीं होते, ऑप्शन 3 हो जाएगा नॉट में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो इसे क्या कहोगे, क्रूड मोर्टेलिटी रेट, मोर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, तो ये मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर होता है, क्रूड मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ डेथ पर 1000 है ना, 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ, तो ये हमारा होता है फिजिकल हेल्थ का डेफिनेशन होता है, किसका, फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन 3। जैसे पेशेंट्स एबल टू वॉक अराउंड, जो पेशेंट्स वॉक कर सकते हैं, चल सकता है, वो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं है ना, ऑप्शन सी। हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन 300 बेडेड हॉस्पिटल, तो मैंने आपको टेबल बता रखी है, 5 लिखो, नीचे 500 लिखो, यहाँ पर लिखो 100, 200, 300, तो यहाँ लिखो कितने फार्मासिस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15 है ना।
50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल के 10 फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए। सिंपल हो जाएगा, बताया क्या बताया, 3 फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 100 बेडेड हॉस्पिटल शुड हैव एटलीस्ट, तो 100 बेडेड के लिए क्या है, 3 और 2 5 है ना। ऑप्शन सी 5 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट देखो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को क्या बोलोगे बच्चों, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस बोलते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल, सोडियम, कार्बन, क्लोरीन या कॉपर। ट्रांजिशन मेटल में बच्चों कॉपर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिंग अबाउट, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराते हैं, मेक ए प्रोटेक्ट लिवर इन द स्किन। प्रोटीन प्रेसिपिटेट मतलब कि एस्ट्रिंजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज, को प्रिवेंट करने के लिए आपका फ्लोरीन होगा, जैसे कि आपका सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड होता है ना। नेक्स्ट है आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद एडिशन ऑफ, तो आयोडीन जो होता है वाटर में डिजोल्व होता है विद एडिशन ऑफ किसके साथ में, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आयोडीन डिजोल्व होता है इन वाटर विद द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। ऑप्शन 1। नेक्स्ट एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट जो होता है टार्टर एमिटिक है ना, टार्टर एमिटिक, ठीक है, तो ये एज अ एमिटिक यूज किया जाता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है जो फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड, देखो बोरिक एसिड जो होता है H3BO3 होता है ना, तो ये बहुत ही वीक एसिड होता है, इट इज अ वेरी वीक एसिड। बोरिक एसिड इज वाटर सोल्यूबल एंड डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर। मोलिकुलर फॉर्मूला H3BO3 बिल्कुल सही लिखा हुआ, देखिए सारी बातें सही है ना। जैसे कलर ऑफ सिलेंडर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस N2O है ना, इसका सिलेंडर का कलर कैसा होता है बताइए, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ब्लू होता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर, तो HCl को किसके लिए यूज़ करोगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके लिए यूज़ करेंगे, HCl को मिराटिक एसिड भी बोलते हो, HCl को क्या बोलते हैं, मिराटिक एसिड, और क्या बोलते हैं इसको, स्पिरिट ऑफ सोल्ट, स्पिरिट ऑफ सोल्ट, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे एक क्लोरहाइड्रिया। ऑप्शन 1 हो जाएगा, एक क्लोरहाइड्रिया मतलब एब्सेंस ऑफ HCl। जैसे कोस्टिक सोडा इज अ सिनोनिम ऑफ, कोस्टिक सोडा NaOH है ना, यही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, NaOH का सिनोनिम है कोस्टिक सोडा। जैसे एसिड बेस थियोरी वाज गिवन बाय, तो एसिड बेस थियोरी में हैमिल्टन, लेविस, हैरिस या रमन, तो ये लेविस हो जाएगा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रग ऑफ वन कंट्री, देखिए एक कंट्री से आपने जो है गुड्स इंपोर्ट करे एंड एक्सपोर्ट करे दूसरे कंट्री को, तो इसे क्या कहोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो वन ही एंट्री पोर्ट होता है, ये कहता है एंट्री पोर्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डोमेस्टिक ट्रेड को क्या कहोगे, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, होम, इंटरनेशनल या इम्पोर्ट, तो डोमेस्टिक ट्रेड होता है होम ट्रेड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड होम ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड है ना, तो क्या कहेंगे इसे, इंटरनल ट्रेड। ऑप्शन 1। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे